मिडिल ईस्ट में जंग की आशंका और मजबूत हो गई है। नेतन्याहू का ईरान से इजराइल पर हमले का संकेत है और आने वाले दिनों को इजराइल के लिए चुनौती बताया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर यह है कि यूएस की चेतावनी, ईरान कर सकता है मिसाइल हमला। यूएस से 3 स्क्वाड्रन फाइटर जेट मिडिल ईस्ट रवाना हुआ है और इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी और सामने आई है। इधर अरब महासंग्राम का सबसे विध्वंसक फेज शुरू हो चुका है। ये किसी भी वक्त ग्लोबल एटमी संकट में बदल सकता है। इजराइल की सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 18 साल बाद एक बार फिर इजराइल और लेबनान की जंग छिड़ गई है। ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज के इस चरण में इजराइल ने मिशन लितानी रिवर को धरातल पर उतारने का काम शुरू कर दिया है। उत्तरी इजराइल को सुरक्षित करने के इरादे से इजरायली सेना लेबनान की जमीन पर उतर चुकी है। देखिए इस ऑपरेशन के लक्ष्य क्या है, अमेरिका कैसे इजराइल को मदद दे रहा है और ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज अरब विनाश का कारण क्यों बन सकता है। जिस ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में सितंबर की शुरुआत से आशंका जताई जा रही थी वो शुरू हो चुका है। एक अक्टूबर की सुबह इजरायली सेना ने ब्लू लाइन 2000 यानी लेबनान इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर लेबनान में प्रवेश किया और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसने लगा। 30 सितंबर की दोपहर को ही लेबनान की सीमा पर इजरायली टैंकों की बड़ी खेप जमा हो चुकी थी। इसके साथ ही बड़ी तादाद में इजरायली सेना की एलीट और रिजर्व फोर्स ऑपरेशन की तैयारी में जुट गई थी। एक अक्टूबर की सुबह होने से पहले ही इजरायली सेना ने लेबनान की जमीन पर तीसरी जंग छेड़ दी। – 2006 की जंग के बाद पहली बार इजरायली सेना ने लेबनान की धरती पर कदम रखे और लेबनान का आसमान बारूद से लाल हो गया। दक्षिणी लेबनान के गांव कस्बों में हिजबुल्लाह के ठिकाने तलाश कर उन पर हमले किए जाने लगे। इजरायल ने लेबनान के बिंटिज बेल, अल तायरी, कुनिन और लिदास से हमलों की शुरुआत की। ये इलाके इजरायल की सीमा से 5 से 7 किलोमीटर दूर हैं। इन ठिकानों से ही हिजबुल्लाह इजरायल पर रॉकेट हमले करता रहा है। इजरायल ने युद्ध क्षेत्र में मीडिया के जाने पर पाबंदी लगा दी है। दक्षिणी लेबनान में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। फिलहाल दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एलीट फोर्स दाखिल हुई है। एलीट फोर्स की 2 ब्रिगेड लेबनान में सैन्य ऑपरेशन चला रही है। इन 2 ब्रिगेड में 6000 कमांडो हैं। इसके अलावा 10-10 हजार जवानों वाली 2 बटालियन लेबनान सीमा पर मौजूद है। कुल 26,000 इजरायली सैन्य ऑपरेशन में तैनात हैं। एलीट फोर्स का मिशन पूरा होने के बाद 20,000 जवान लेबनान में दाखिल होंगे। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन सीमित तीव्रता और सीमित समय के लिए शुरू किया गया है। एक अक्टूबर की सुबह शुरू हुए इस ग्राउंड ऑपरेशन का लक्ष्य उत्तरी इजरायल को बचाना है और इसीलिए लेबनान में सेना दाखिल हुई है। इजरायली सेना ने लेबनान सीमा को क्लोज्ड मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। इजरायल के टैंक, सैन्य वाहन और पैदल सेना लेबनान पहुंच चुकी है।
और इस समय दक्षिणी लेबनान के चुनिंदा इलाकों में सैन्य ऑपरेशन जारी है। 1 अक्टूबर की सुबह 4:22 पर यह स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन का पहला लक्ष्य है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम नष्ट करना और इसके साथ ही हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड नष्ट करना, उत्तरी इजराइल पर फायर करने वाले हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड नष्ट करना और इजराइल बॉर्डर के पास हिजबुल्लाह की सुरंगों को खत्म करना। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट है हिजबुल्लाह को लितानी नदी के पीछे धकेलना। ऐसा करके लेबनान इजराइल के बीच 20 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्लान कर रहा है और लेबनान में बहने वाली लितानी नदी उत्तरी बॉर्डर से 29 किलोमीटर दूर है। अगर ऐसा होता है तो दोनों देश 2006 के युद्ध विराम वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। बफर जोन बनते ही उत्तरी इजराइल हिजबुल्लाह के हमलों से सुरक्षित हो जाएगा। नवंबर 2023 से ही हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है और उत्तरी इजराइल के अलग अलग कस्बों से 60,000 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। इजरायली सरकार पर इन नागरिकों की सुरक्षित वापसी का दबाव है और इसीलिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। लेबनान में ऑपरेशन के पहले ही दिन इजराइल को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है क्योंकि एयर स्ट्राइक के डर से हिजबुल्लाह के लड़ाके उत्तरी लेबनान की तरफ भाग गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि इजराइल के साथ वो जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन अरब महासंग्राम का बिगुल माना जा रहा है और इजराइल ने ये ऑपरेशन इसलिए शुरू किया क्योंकि हिजबुल्लाह 7 अक्टूबर 2023 से भी बड़े हमले की प्लानिंग कर चुका था। अमेरिका भी लेबनान के इस ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल दे चुका है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अरब में बढ़ते संकट को सुलझाने के बयान दिए जा रहे हैं। खबर यह है कि इजराइल ने अमेरिका को ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी दी थी। सवाल यह है कि लेबनान की सीमा को लांघकर इजरायली सेना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इस पर लेबनान सरकार और सेना का क्या स्टैंड है? लेबनान सेना ने इजरायली बॉर्डर से सटे इलाके खाली कर दिए हैं। लेबनान सेना के जवान सीमा से 5 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। लेबनान सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। दरअसल लेबनान की नजीब मिकाती सरकार इजराइल के साथ युद्ध नहीं चाहती। इजराइल की जंग लेबनान सरकार से नहीं, लेबनान में चलने वाले मिलिशिया हिजबुल्लाह से है। 2006 के युद्ध विराम में संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान सरकार के सामने शर्त रखी थी। शर्त के मुताबिक सेना के अलावा लेबनान में कोई सशस्त्र गुट नहीं होना चाहिए, जबकि लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह संगठन सक्रिय है। लेबनान सरकार यूएन की शर्तों पर खरी नहीं उतरी और इजराइल ने हिजबुल्लाह से युद्ध खत्म करने के लिए लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू करके अंतिम विकल्प चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
लेबनान में अब इजराइल हवा के साथ साथ जमीन से भी हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने 24 घंटे के दौरान लेबनान के 15 शहरों पर जबरदस्त हवाई हमले किए और इसी के साथ इजराइल के स्पेशल कमांडो लेबनान के अंदर दाखिल हो गए। अब हिजबुल्लाह के संपूर्ण अंत का सैन्य अभियान शुरू हो गया है। अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को तहस नहस कर रही है। लेबनान में अब 2 फ्रंट से जो हमले हो रहे हैं वो बहुत ही भयानक हैं। दक्षिण से लेकर मध्य तक लेबनान पूरी तरह से जल रहा है। आईडीएफ की भीषण बमबारी से बैरूत समेत लेबनान के 15 शहर खंडहर बन गए हैं। लेबनान में इस वक्त विनाश का बहुत बड़ा और भयावह बवंडर दिख रहा है। इजरायली एयरफोर्स मिसाइलों के साथ साथ फास्फोरस बमों की भी वर्षा कर रही है। इस वज्रपात में न सिर्फ लेबनान के शहर भस्म हो रहे हैं, बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकाने, हथियार गोदाम और रॉकेट लॉन्च साइट जल रही है। लेबनान में कुछ इसी तरह भीषण बमबारी के साथ ही आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत हुई। आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, ठिकाने, हथियार गोदाम, रॉकेट लॉन्चर, लॉन्च साइट और इमारतें तबाह हो गई। आईडीएफ ने बैरूत एयरपोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद हिजबुल्लाह की मिसाइल डिपो को तहस नहस कर दिया। दाहिया में इजराइल ने उन इमारतों को तबाह कर दिया जहां हिजबुल्लाह ने मिसाइल रखी हुई थी। लेबनान के एन तालिब में इजराइल की बमबारी में 40 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। दाहिया के बिन जाबेल में भी बड़ी तबाही हुई है। दक्षिणी लेबनान के अल्तारी, कोनाइन, लिंदा में भी हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए। लेबनान के अयनाथा में इजराइल ने 3 इमारतों को जला दिया, तो अल अर्ज इलाके में हिजबुल्लाह का रॉकेट लॉन्च पैड ध्वस्त हो गया। बालबेक में इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के 9 लड़ाके मारे गए। इजराइल की बमबारी में 20 से ज्यादा इमारतें मलबा बन गईं। बैरूत में एक के बाद एक कई धमाके रिपोर्ट हुए। बैरूत के साथ साथ सिडोन में भी बहुत बड़ी तबाही हुई। आईडीएफ की बमबारी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। महाविनाश के बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी बैरूत को खाली करने का नया आदेश जारी कर दिया है। माना जा रहा है कि अब दाहिया में इजराइल जमीन और हवा दोनों फ्रंट से हमले करेगा। अब आपको बताते हैं कि इजराइल ने लेबनान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन कैसे शुरू किया। आईडीएफ ने सबसे पहले बैरूत समेत लेबनान के 15 शहरों में भीषण बमबारी की। भीषण बमबारी कर इजराइल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई लाइन को काट दिया। हिजबुल्लाह के ज्यादातर हथियार गोदामों को जला दिया गया। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को ध्वस्त कर दिया गया। इजराइल ने लेबनान में बमबारी कर अपने कमांडो के लिए रास्ता बनाया। इसके बाद इजराइल के स्पेशल कमांडो ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए लेबनान में घुस गए।
लेबनान में अब इजरायली सेना ने फास्फोरस बमों से हमले शुरू कर दिए हैं। फास्फोरस विस्फोट से हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति तहस नहस होती जा रही है। हिजबुल्लाह अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए जंग लड़ रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के हमले का विध्वंसक जवाब दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से उत्तरी इजरायल के शहर पूरी तरह दहल गए। हिजबुल्लाह ने अब नूर एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। नूर मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। यह वही नूर मिसाइल है जिससे हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल के साथ साथ सेंट्रल इजरायल में भी तबाही मचा रहा है। इजरायल के नेता जरीम में हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह की फोटो लगाकर रॉकेट फायर किए। हिजबुल्लाह ने ऐसे 107 रॉकेट फायर किए। इजरायल ने हाइफा में हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह ने गोलन हाइट्स पर मौजूद आईडीएफ के बेस पर कई धमाके किए। इजरायल के किबुत्स में भी हिजबुल्लाह ने 2 दर्जन नूर मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह के हमले के बाद मेरोन शहर में आपातकाल लग गया। इजरायल के किरियत अता में हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला सफल रहा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से गैलिली भी बुरी तरह दहल गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह अब अपने वजूद को बचाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहा है। इजरायली सेना हवा और जमीन से हिजबुल्लाह को मिटाने वाला अभियान शुरू कर चुकी है। ऐसे में हिजबुल्लाह के पास पलटवार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन इस जंग में हिजबुल्लाह अब बहुत दिनों तक टिक पाएगा, इसकी संभावना शून्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजरायल ने हिजबुल्लाह की हथियार सप्लाई को पूरी तरह काट दिया है। ऐसे में हिजबुल्लाह बिना हथियारों के बहुत दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, लेबनान में हिजबुल्लाह पर डबल प्रहार हुआ है। जमीन और हवा से हिजब ठिकानों पर हमला हुआ है। फाइटर जेट से हथियार गोदामों पर बमबारी की गई है। हिजबुल्लाह के समर्थन में यमन के हूती लड़ाके भी इजरायल के खिलाफ जंग का आगाज कर चुके हैं। इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत कई इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि यमन के हूती लड़ाकों ने इजरायल को दहलाने के लिए खास तरह के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया। लेकिन एक तरफ इजरायल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, तो वहीं एयर स्ट्राइक से यमन में मौजूद हूती के ठिकानों का दहन भी किया। आखिर कैसा था बारूदी मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। सैकड़ों की तादाद में टैंक, गोला बारूद और विध्वंसक हथियारों के साथ इजरायली सेना की एलीट कमांडो टुकड़ी लेबनान की सीमा में दाखिल हुई और इसी के साथ नेतन्याहू ब्रिगेड ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। यकीन मानिए, लेबनान में इजरायल के आक्रमण के साथ ही भीषण हमले शुरू हो गए। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने की कोशिश की, मगर इजरायली सेना लगातार आगे बढ़ती रही।
लिहाजा लेबनान के फ्रंट में पिछड़ रहे हिजबुल्लाह के समर्थन में हूती उतरा। दावा किया जा रहा है कि यमन के हूती लड़ाकों ने हिजबुल्लाह को कवर फायर दिया। हूती ने तेल अवीव के तटीय इलाकों पर मिसाइलें भी दागी। हूती के हमलों से तेल अवीव में मौजूद एक इमारत ध्वस्त हुई। इसके अलावा हूती ने इलात पोर्ट पर भी जबरदस्त हमले किए। ये तस्वीर तेल अवीव पर हूती के मिसाइल अटैक की है। जैसे ही हूती की मिसाइल तेल अवीव के आसमान से गुजरी, अलर्ट सायरन गूंजने लगा। इजरायली राजधानी में अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि तेल अवीव के पास गुशदान में मिसाइल विस्फोट हुआ, जिसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा। गौर करने वाली बात यह है कि हूती ने इजरायल के खिलाफ जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया, उसमें जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया वो ईरान या फिर रूस का नहीं बल्कि मेड इन यमन का था। मतलब ये कि जिन मिसाइलों से तेल अवीव दहला, उसके पोर्ट इलाकों में बारूदी भूचाल आया, उस मिसाइल को हूती लड़ाकों ने खुद तैयार किया था। आखिर कैसे ये हथियार हूती के लिए गेम चेंजर और इजरायल के लिए महाविध्वंसक साबित हुआ, ये भी जान लीजिए। हूती संगठन के प्रवक्ता जनरल याह्या सारी ने खुला ऐलान किया है कि तेल अवीव के तटीय इलाके में हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से हमला किया। आखिर हूती का ये ब्रह्मास्त्र कितना घातक है, ये भी जान लीजिए। दरअसल फिलिस्तीन 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे यमन के हूती लड़ाकों ने ही तैयार किया है। सबसे अहम बात यह कि 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल वाली ये मिसाइल करीब 2150 किलोमीटर तक विध्वंसक प्रहार कर सकती है, भीषण तबाही मचा सकती है। हूती का तो दावा है कि फिलिस्तीन 2 मिसाइल मैक 16 यानी 19,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक रफ्तार से हमला कर सकती है। मतलब ये कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। इस मिसाइल के जरिए करीब 300 किलो वजनी हाइपर एक्सप्लोसिव विस्फोटक दागे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, तेज रफ्तार के चलते फिलिस्तीन 2 मिसाइल किसी भी रडार या फिर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। यानी हूती की ये मिसाइल स्टिल्थ पावर से भी लेस है। बीती रात इजरायल की राजधानी तेल अवीव में मिसाइल हमले का होना बेहद ही हैरान करने वाला है, क्योंकि अब तक हमास ही गाजा से तेल अवीव या फिर यरूशलेम पर हमले करता था, मगर दूसरी बार यमन के हूती लड़ाकों ने तेल अवीव को मिसाइल हमले में दहलाया। आपको बता दें कि इससे पहले भूमध्य सागर के रास्ते तेल अवीव पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हूती ने इजरायल के सुरक्षा चक्रव्यूह को फिर से कैसे तोड़ा। इजरायल का अर्ली वार्निंग सिस्टम दोबारा कैसे फेल हुआ। आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ। यमन से तेल अवीव की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और यमन के हूती लड़ाके ये दावा कर रहे हैं कि इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन 2 मिसाइल से तेल अवीव में तबाही मचाई। और जैसे ही हूती की फिलिस्तीन 2 मिसाइलों के ट्रेलर से इजरायल में कोहरा मचा, उसके बाद इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि इसके जवाब में इजरायल ने एक तरफ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन को तेज किया, तो वहीं दूसरे फ्रंट पर इजरायल और अमेरिका ने एक साथ मिलकर हूती के खिलाफ जॉइंट ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। आईडीएफ ने यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। प्रचंड बमबारी में हुदैदा में मौजूद 3 पावर स्टेशन राख हुए, जिससे हूती के कब्जे वाले यमन में बिजली सप्लाई बाधित हुई। इसके अलावा आईडीएफ ने रेड सी में बने हूती के पोर्ट को तबाह किया। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब यमन में इजरायल के बारूदी प्रहारों से मुस्लिम देशों में खलबली मच गई और अरब की जंग में तुर्की ने भी एंट्री मार दी। दरअसल तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने इजरायल को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में उसकी दादागिरी को खत्म करने के लिए यूएन यानी यूनाइटेड नेशन से फोर्स उतारने की वकालत की। मतलब ये कि जिस तरह इजरायल एक एक कर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है, साथ साथ मुस्लिम देश भी भड़के हुए हैं।
ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल वर्सेस मुस्लिम देशों में अब तक की सबसे भीषण जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, दक्षिण लेबनान में हिज़्ब का ठिकाना नष्ट हो गया है। मतला अल शाब कॉम्प्लेक्स पर बमबारी हुई है। हमले में कई हिज़्ब कमांडर की जान जाने का दावा है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अब एक बहुत बड़े दायरे में फैल सकती है। ईरान ने जिस संगठन को बरसों से पाल पोस कर मजबूत बनाया, उसका ऐसा अंत खमेनेई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन ईरान की आन का सवाल बन गया है। ईरान के पास इस वक्त रूस जैसा मजबूत साथी भी है। दूसरी तरफ इजराइल भी बिना किसी डर के अपने अभियान को लगातार आगे बढ़ा रहा है। इजराइल के साथ अमेरिका है और इसीलिए माना जा रहा है कि जंग की शुरुआत हुई तो टक्कर रूसी और अमेरिकी हथियारों की होगी और बाद में ये दोनों देश सीधे तौर पर आमने सामने आ सकते हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले और इजराइल का हवाई प्रहार अब बंकर बस्टर बम तक पहुंचा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मारने का अभियान नसरल्लाह की मौत तक पहुंचा। अब इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हो चुकी है। सवाल है कि क्या ईरान ग्राउंड ऑपरेशन के बाद भी चुप रहेगा? क्या हिजबुल्लाह का सफाया ईरान बर्दाश्त कर लेगा? क्या रूस अमेरिका इजराइल की मनमानी चलने देगा? लेबनान में जो हो रहा है वो सिर्फ ईरान की आन का सवाल नहीं है। रूस भी इस पूरे मामले में बराबरी की दिलचस्पी ले रहा है क्योंकि इजराइल के पीछे अमेरिका है। यही वजह है कि कहा जा रहा है अरब में अब महाशक्तिशाली देशों की जंग होगी। यहां भी रूस और अमेरिका भिड़ेंगे। हालात बिल्कुल एक महायुद्ध के पहले जैसे बन चुके हैं। अमेरिकी सेना के जवान मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अमेरिकी बेस पर कार्गो विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ रूस में पुतिन ने इमरजेंसी बैठक की। इजराइल और लेबनान से बहुत दूर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो अरब में जल्द एक महासंग्राम का संकेत दे रहा है। पुतिन ने अपने दूत को ईरान भेजा। रूसी पीएम ईरान के राष्ट्रपति से मिले। इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका से लौटे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री इजराइल के संपर्क में हैं। मौजूदा दौर में ईरान रूस को भरोसे में लिए बगैर कुछ नहीं करना चाहता और यही वजह है कि नसरल्लाह की हत्या के बाद पुतिन को अपना दूत तेहरान भेजना पड़ा। ईरान से मिसाइल और ड्रोन का हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन इजराइल पर सीक्रेट तरीके से प्रहार शुरू हो गया है। ईरान ने इजराइल पर साइबर प्रहार किया। इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को हैक किया गया। सोरेक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से डेटा की चोरी की गई। इजराइल में बड़े हमले करवाने और बड़े नेताओं को मारने की भी प्लानिंग है। तेल अवीव के एक मॉल में गोलीबारी भी हुई है। इजरायली खुफिया एजेंसी का दावा है कि ईरान के कई एजेंट इजराइल में हैं। इजराइल में सीनियर नेताओं पर हमले की योजना है। सेना के सीनियर अफसरों पर भी हमले का प्लान है। इजरायली एजेंसी ने ईरान के प्लान को नाकाम कर दिया है। जाहिर हो चुका है कि लेबनान में अब गाजा जैसे हालात बनने वाले हैं और इससे प्रॉक्सी संगठनों का दबाव ईरान पर बढ़ने वाला है। लेकिन माना जा रहा है कि ईरान रूस से तालमेल बिठाए बिना कुछ भी नहीं करने वाला है। अमेरिका की फिक्र भी इन चार देशों के बीच बढ़ती दोस्ती को लेकर है। ईरान रूस डायरेक्ट वॉर के लिए तैयार है तो अमेरिका के दो दुश्मन इन दोनों की मदद के लिए तैयार हैं।
अमेरिका ने खतरे को भांपते हुए एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल जैसे छोटे से देश के लिए कोई भी हमला गंभीर अंजाम की वजह बन सकता है। इसलिए अमेरिका की कोशिश है कि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम की तैयारी पूरी तरह दुरुस्त रहे। मिडिल ईस्ट में सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 43,000 सैनिक रहेंगे। फाइटर जेट्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इजराइल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अमेरिका ने F-15 और F-16 फाइटर जेट को तैनात किया है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी F-22 और A-10 जैसे एयरक्राफ्ट भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में USS ट्रूमैन को भेजा है। USS अब्राहम लिंकन ओमान की खाड़ी में मौजूद है। अमेरिका की इन तैयारियों के बीच ईरान की फौज भी युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल पर सीधा प्रहार रूस के ग्रीन सिग्नल के बाद ही किया जाएगा। लेकिन ईरान फिलहाल एक दो राहे पर खड़ा है और फैसला नहीं कर पा रहा है। पहला विकल्प इजराइल पर सीधा हमले का है और दूसरा विकल्प प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल पर प्रहार का है। खमेनी को इन्हीं 2 विकल्पों में से एक को चुनना होगा। हालांकि ईरान के कुछ लीडर्स इजराइल से सीधी जंग के पक्ष में हैं। इजराइल किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए तैयार है। अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद ही लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। ईरान फिलहाल बैकफुट पर है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि पुतिन यूक्रेन में जीत के लिए अमेरिका को एक और मोर्चे पर उलझाने की प्लानिंग कर चुके हैं। नसरल्ला की मौत ने रूस को इसका मौका दे दिया है। इसलिए मुमकिन है कि रूस और नॉर्थ कोरिया से पर्याप्त हथियार आने के बाद ईरान जंग की शुरुआत कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जैसे ही लेबनान पर इजराइल ने जमीनी युद्ध का आगाज किया, इस जंग से उठी चिंगारी अब पूरे अरब में फैल चुकी है, क्योंकि बारूदी आग सिर्फ लेबनान में ही नहीं बल्कि सीरिया, इराक में भी धधकी। जहां एक तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने अपने विध्वंसक हथियारों का ट्रेलर दिखाया, तो वहीं प्रॉक्सी के हमलों का पलटवार करते हुए IDF ने सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी के ठिकानों पर बारूद बरसाया। तो क्या फिर से पूरा अरब जंग की आग में सुलगने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज कर इजराइल ने अरब में खलबली मचा दी। हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों की नींद उड़ा दी। मगर इजराइल के इस विध्वंसक अटैक प्लान के जवाब में अब प्रॉक्सी संगठनों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि इजराइल से सीरिया यहां तक कि इराक तक में प्रॉक्सी संगठनों के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ड्रोन हमलों से भीषण प्रहार जारी हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक इजराइल पर अल अरकब मिसाइलों से भीषण हमला हुआ। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल पर हमले की जिम्मेदारी ली।
इसके अलावा हाइफा और इलात पर ड्रोन स्ट्राइक भी की गई। वहीं इराक में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों से हमला किया गया। इराकी रेजिस्टेंस ने अमेरिकी बेस पर हमले की जिम्मेदारी ली। दरअसल गाजा के बाद जिस तरह इजरायल ने लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया, जिस तरह हिजबुल्लाह को तबाह करने के लिए इजरायली सेना लेबनान में दाखिल हुई, उससे प्रॉक्सी संगठन भड़क गए। अब तो यह भी दावा किया जा रहा है कि हिज्ब की मदद के लिए इराकी रेजिस्टेंस लड़ाके भेज सकता है। सीरिया के रास्ते इराकी रेजिस्टेंस के लड़ाके लेबनान पहुंचेंगे। इसके अलावा सीरिया, इराक में भी प्रॉक्सी के हमले जारी रहेंगे। इराकी रेजिस्टेंस के इस ऐलान के साथ ही अरब में प्रॉक्सी वर्सेस इजरायल के बीच जंग की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्दी ईरानी प्रॉक्सी कई फ्रंट से इजरायल को दहला सकते हैं। इजरायल के कोने कोने में मिसाइल और ड्रोन से विनाशक प्रहार कर सकते हैं। लेकिन इजरायली ब्रिगेड ने पहले ही प्रॉक्सी के प्लान को भांप लिया और लेबनान के साथ साथ सीरिया में ताबड़तोड़ स्ट्राइक शुरू कर दी। आपको बता दें कि आईडीएफ ने सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी के ठिकानों पर बमबारी की। इजरायल के हमले में 3 लोगों की मौत हुई जबकि 10 घायल हुए। सीरियाई न्यूज एजेंसी की पत्रकार सफा अहमद की मौत हुई। हमले में सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद का भाई भी मारा गया। मतलब यह कि एक तरफ इजरायल हिजबुल्लाह के संपूर्ण विनाश के लिए आमादा हो चुका है, तो इसी बीच इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी संगठन ने भी मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में यह देखना होगा कि चारों तरफ से घिरा इजरायल कैसे हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी के बारूदी चक्रव्यूह को तोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान अगर आज इजरायल से डर रहा है तो उसकी वजह है इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद। इजरायल अपने ऑपरेशन में लगातार कामयाब हो रहा है और ईरान जिन लोगों को बेहद सुरक्षित तरीके से रख रहा था वो मारे जा रहे हैं। ईरान से लगातार सीक्रेट जानकारियां लीक हो रही हैं और पिछले दिनों पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी रहस्यमय तरीके से हादसे का शिकार हो गए। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति का दावा है कि पिछले कई साल पहले ईरान में मोसाद ने बेहद मजबूत नेटवर्क बना लिया था। पूर्व राष्ट्रपति के चौंकाने वाले खुलासे आप इस रिपोर्ट में देखिए। मोसाद ने दुनिया को कई बार हैरान किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी के कारनामों की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अब मोसाद को लेकर एक नई कहानी सामने आई है जिसे सुनकर फिर लोग चौंक गए हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने दावा किया है कि ईरान की सरकार से सेना तक में मोसाद के एजेंट हैं। सबसे बड़ा दावा यह है कि ईरान ने इजरायल की जासूसी के लिए एक खुफिया एजेंसी बनाई थी। ईरान की खुफिया एजेंसी का प्रमुख मोसाद का एजेंट था। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां लीक की गईं। ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मोसाद ईरान के बड़े अफसरों को जासूसी के लिए मना सके या फिर ईरान के एजेंट्स को मोटी रकम देकर खरीद ले। मोसाद ने तब क्या किया था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के मुताबिक 2021 में मोसाद के नए नेटवर्क का खुलासा हुआ था। ईरानी खुफिया एजेंसी में 20 से अधिक मोसाद एजेंट मौजूद थे। ईरान के भीतर इजरायल का बड़ा ऑपरेशन चल रहा था।
महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक ईरान में मौजूद डबल एजेंट्स की वजह से ईरान की कई खुफिया जानकारियां लीक हुई और देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी इजराइल को मिल गई। महमूद अहमदीनेजाद के मुताबिक साल 2018 से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी जानकारियां चोरी हो रही थी और मोसाद के एजेंट्स ने ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को भी मार डाला था। इजराइल से कुछ भी छिपा पाना ईरान के बस की बात नहीं थी, क्योंकि कोई और नहीं बल्कि ईरानी एजेंसी का चीफ ही मोसाद का एजेंट था। महमूद अहमदीनेजाद ने इंटरव्यू में अतीत का हवाला दिया है, लेकिन इससे आप ईरान के वर्तमान का अंदाजा लगा सकते हैं। मोसाद का नेटवर्क अब कितना मजबूत हो गया होगा। मोसाद को ईरान की हर जानकारी मिल रही होगी। मोसाद की वजह से ही इजराइल लगातार कामयाब हो रहा है। पिछले दिनों के 2 सीक्रेट ऑपरेशन ऐसे हुए हैं जिससे जाहिर हो रहा है कि इजराइल तक ईरान की हर खुफिया खबर पहुंच रही है। इस्माइल हानिया को ईरान के बेहद सुरक्षित इलाके में मारा गया। आज तक ईरान इस बात का खुलासा नहीं कर सका कि हानिया की हत्या कैसे और किसने करवाई। इजराइल अगर दूसरे देश में ऑपरेशन चला सकता है तो इसके लिए खुफिया एजेंसी की मदद जरूरी है। अब लेबनान में नसरल्ला के साथ भी वैसा ही हुआ। इजराइल को नसरल्ला की सटीक लोकेशन मिली। इतना ही नहीं, यह भी पता चल गया कि नसरल्ला कितने बजे वहां आएगा। नसरल्ला अंडरग्राउंड बंकर में रहेगा, यह भी जानकारी थी। तभी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसी की ताकत की वजह से ही ईरान अब बैकफुट पर है और खमेनी जैसे टॉप लीडर भी अपनी सुरक्षा पर विशेष एहतियात बरत रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, वो ये कि बेरूत पर इजराइल का हमला हुआ है। इजराइल ने बेरूत पर ये मिसाइल अटैक किया है। IDF के हमले में रिहायशी इमारतों को नष्ट करने की भी खबर है। तस्वीरें देखिए, बेरूत में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ये बड़ी इंफॉर्मेशन इस वक्त अभी की है। 29 सितंबर को इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे दिया। इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने 1800 किलोमीटर तक उड़ान भरकर हूती के पोर्ट पर भीषण हमले किए। हूती पर हमला कर इजराइल ने ईरान को सीधा संदेश दे दिया कि वो तेहरान को भी दहलाने का मादा रखता है। लेकिन सवाल यही है कि इजराइल ने 1800 किलोमीटर दूर इतने बड़े एयर ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया। अब इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। 29 सितंबर 2024 इसी तारीख को इजराइल ने पहली बार हूती पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया। IDF ने इस तरह आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई। मिसाइलों का टारगेट हूती का हुदैदा पोर्ट था। एक के बाद एक कई धमाके हुए और हुदैदा पोर्ट तबाह हो गया। इजराइल ने इस ऑपरेशन को इजराइल से 1800 किलोमीटर दूर अंजाम दिया। सवाल यही है कि आखिर इजराइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर IDF ने इतना बड़ा हमला कैसे किया। इसका जवाब खुद इजरायली सेना ने यह वीडियो जारी कर दिया है। इस ऑपरेशन में इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमान, जासूसी विमान और रीफ्यूलिंग प्लेन शामिल हुए। हुदैदा में हमले के लिए इजराइल के F-35 और F-15 फाइटर जेट शामिल हुए। रिफ्यूलिंग के लिए इजरायली एयरफोर्स का बोइंग 707 टैंकर भी साथ था।
इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए इजरायली लड़ाकू विमानों ने हवा में ही रिफ्यूलिंग की। आईडीएफ ने इसी रिफ्यूलिंग का वीडियो जारी किया है। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद ये आशंका जताई जा रही थी कि जंग गाजा तक सीमित नहीं रहने वाली है। अब ये सच साबित हो चुका है। एक्सेस ऑफ प्रॉक्सी के साथ जंग का विस्तार लेबनान सीरिया तक हो चुका है और ऑपरेशन शुरू होते ही इजराइल में राष्ट्रवाद का ज्वार नजर आने लगा है, जबकि लेबनान में स्थिति गाजा जैसी बनती जा रही है। इजराइल पर हमास के हमलों को अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ और गाजा पट्टी से शुरू हुई जंग 3 देशों में फैल चुकी है। इजराइल ने 29 सितंबर को यमन पर हमले किए। 30 सितंबर को सीरिया में एयर स्ट्राइक की गई। और 1 अक्टूबर को तड़के ही इजरायली सेना ने लेबनान की सीमा लांघकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। गाजा से शुरू हुई इस जंग का विस्तार तय था। इजराइल के घोर राष्ट्रवादी भी लंबे समय से ऑल आउट वॉर की मांग कर रहे थे। उनकी मांग थी कि इजराइल के लिए खतरा बन चुके प्रॉक्सी संगठनों पर पूरी ताकत से हमले किए जाएं। लेबनान में जंग शुरू होते ही इजराइल में राष्ट्रवाद उफान पर है और लोगों ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। तेल अवीव के सड़कों पर कैंपर वैन में म्यूजिक बजाकर नाचते हुए ये लोग लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का जश्न मना रहे हैं। लेबनान ऑपरेशन शुरू होते ही इजराइल ने विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया। यरूशलेम में यहूदी मंदिर पर हजारों लोग जमा हुए और वेस्टर्न वॉल पर लेबनान ऑपरेशन के सफल होने के लिए प्रार्थनाएं की गई। इजराइल में सफल ऑपरेशन के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, तो इजरायली बारूद से उड़ते मलबे, गुबार और धुएं से लेबनान का दम घुट रहा है। लेबनान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों और घायलों की संख्या रोज बढ़ रही है। लेबनान के लोगों को इजराइल के ऑपरेशन की आशंका पहले से थी और ऑपरेशन शुरू होते ही लेबनानियों का पलायन तेज हो गया है। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या अक्टूबर के बाद बुजुर्गों को आयुष्मान भारत बीमा मिलती रहेगी? 60% यस, 40% नो। क्या कर्नाटक में महिलाओं को विशेष छुट्टी मिलेगी? 65% यस, 35% नो। क्या बांग्लादेश में इस साल चुनाव होंगे? 65% यस, 35% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly.